दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर मेघा स्टडी सर्कल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 23 जनवरी 2023 में जो पेपर हुआ था सीटेट का, उसके कुछ क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं रोज़ जो शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, वो मैंने रिपीटेड क्वेश्चन जो है हटा दिए हैं। मैं आपके लिए कुछ न्यू लेकर आई हूँ। ठीक है, जो मुझे कुछ नया देखने को मिला है 23 जनवरी के पेपर में, वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को बिना लंबा किए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अपनी वीडियो की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर कब पहुंची थी? 25 अप्रैल 1984, 25 अप्रैल 1996, 15 अप्रैल 1989 या फिर 23 मई 1984। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 23 मई 1984। ठीक है, बछेंद्री पाल से क्वेश्चन 3 शिफ्ट में लगातार पूछा जा चुका है। ये चौथी शिफ्ट है जिसमें बछेंद्री पाल को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग देख लीजिए, बछेंद्री पाल से पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पहले मतलब ऐसा माउंट एवरेस्ट, मतलब ये सन नहीं पूछा गया था, कुछ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। इस बार जो है डेट और सन पूछा गया है। तो आप बछेंद्री पाल का पूरा है जो वो उसकी हिस्ट्री देख कर जाइए माउंट एवरेस्ट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कारक शिक्षा में समावेशन में बाधक है? ठीक है, शिक्षा के लिए कौन सा कारक है जो बाधक है? विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, बहुसंवेग उपागम, आधारभूत संरचना, बाल केंद्रित शिक्षा। देखिए ये सारे जो कारक हैं ये तो शिक्षा में बाधक नहीं है, इनसे तो शिक्षा अच्छी मतलब बाधक का काम नहीं करेंगे। बाधक का काम करेंगे विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, यानी विद्यार्थियों में कंपटीशन जहाँ आ जाएगा वहाँ बच्चों को सीखने में प्रॉब्लम होने लगेगा और बच्चों को सीखने में बाधा होगी। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपना ऑप्शन ए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा। मैंने राइट का टिक भी जो है पहले से इसमें करके रखा हुआ है जिससे आप लोगों को और आसानी हो समझने में। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, नाग गुलफान डिज़ाइन का उपयोग रंगोली और कढ़ाई में किस राज्य में किया जाता है? देखिए हमें कुछ नया देखने को मिला है 23 तारीख को। राज्य गुजरात से जो रिलेटेड है, इसमें कढ़ाई पूछी गई है, डिज़ाइन पूछा गया है। जिस गुजरात में जो डिज़ाइन होता है, कढ़ाई होती है, उसको नाग गुलफान के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ये नाग गुलफान जो होता है डिज़ाइन और रंगोली, इसकी रंगोली बनती है और ये कढ़ाई होती है कपड़ों पे। ये किस राज्य में होती है? ये होती है गुजरात में। दोस्तों ये आप अच्छे से याद करके जाइए, गुजरात से रिलेटेड जो है इसमें कला पूछी गई है। ठीक है, अभी कुछ पेपरों में और भी राज्यों से रिलेटेड कलाएँ पूछी गई हैं, जैसे कि मधुबनी पेंटिंग वगैरह पूछी गई है, पश्मीना शॉल पूछी गई है। तो इसमें आज क्या पूछा गया है? नाग गुलफान। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आप अच्छे से जो है देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन ईवीएस के प्रमुख विषय में शामिल हैं? तो देखिए हम ये अच्छे से जानते हैं कि देखिए थीम का मैं आपको जब जब ये करवाती हूँ, थीम का क्वेश्चन जब जब पूछा जाता है, मैं आपको चिल्ला चिल्ला के एक ही बात बोलती हूँ कि थीम 6 टाइप की होती हैं, 6 प्रकार की जो है थीम होती हैं। पानी, भोजन वगैरह मैंने आपको बताई हुई हैं। ठीक है ना, जिसमें पशु कोई थीम नहीं है, रिश्ते भी थीम नहीं है, पौधे भी नहीं है। इसमें थीम पूछी गई है कि प्रमुख विषय में शामिल है। तो इसमें ये जो थीम है, ये 6 थीम में एक थीम ये होती है कि हम चीज़ें बनाते हैं और करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, आप मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं, मैंने थीम के बारे में काफ़ी डिटेल्स में जो है उसमें समझाया हुआ है। अब देखिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सांप के काटने की दवा सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है, ये कैसे बनती है? देखिए सांप के काटे की दवा जो है कैसे बनती है? किसी भी मेडिसिन प्लांट से नहीं बनती है, वो सांप की खाल से भी नहीं बनती है। वो किससे बनती है? सांप के ही जहर से जो है सांप के काटे की दवा बनती। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सांप के कांटे की दवा अगर बन रही है तो किससे बन रही है? वो सांप के जहर से ही बन रही है। ये बात आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है अभी पूछा गया है। हम फिर चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन की तरफ।
हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों इसमें पूछे गए हैं। और मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी और बार बार मैं आपसे यही बोलती हूँ कि आप जब भी पेपर देने जाएं या फिर अभी आपके पेपर दूर हैं या फिर आने वाले हैं, जो कुछ भी है, तो आप लोग जो है मैप को एक बार रीड करके जाइए। मैप को आप जो है अच्छे से अपने माइंड में, मैप की जो एक फ़ोटो है वो अपने माइंड में बिठा के जाइए, क्योंकि दोस्तों डायरेक्शन से जो प्रश्न हैं वो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए राज्य, अरब सागर से जुड़े हुए राज्य, और इस राजधानी से उस राजधानी की दिशा कौन सी है, वो किस दिशा में राजधानी है, वो किस दिशा में राज्य है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप एक बार मैप को ज़रूर देख कर जाइए, और अगर आप मैप को अच्छे से समझ कर, पढ़ कर, देख कर जाते हैं दोस्तों, तो आपके 2 से 3 नंबर EVS में कहीं भी नहीं गए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें ये पूछा गया कि कौन सा युग्म, कौन सा जोड़ा ऐसा है जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखिए, उत्तराखंड केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, गुजरात भी नहीं है, झारखंड भी नहीं है, अपना जम्मू एंड कश्मीर और अंडमान निकोबार, ये जो है अपना केंद्र शासित प्रदेश है। ओके दोस्तों, इतना तो हम सबको ही पता है, तो इसमें तो कुछ समझाने जैसी कुछ चीज़ है ही नहीं। आगे चलते हैं हम। देखिए, मेरे शिक्षक ने बताया कि गर्ल्स डांस में अच्छी हैं और बॉयज़ विज्ञान में अच्छे हैं। यह एक किसका उदाहरण है। देखिए, जहाँ ये चीज़ आ जाती है कि गर्ल्स इसमें अच्छी हैं, बॉयज़ इसमें अच्छे हैं, तो मतलब दोनों में भेदभाव हो रहा है, दोनों में लिंक रूढ़िवादिता आ रही है ना। ये चीज़ बहुत पुरानी चली आई है। जैसे कि एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था एग्ज़ाम में कि एक पिताजी होते हैं, उनका जो बेटा होता है वो रो रहा होता है, तो पिताजी बोलते हैं, अरे बेटा, बॉयज़ लोग नहीं रोते हैं, गर्ल्स रोती हैं, तो आप क्यों रो रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गर्ल्स ही रोने, मतलब रोएंगी तो गर्ल्स ही रोएंगी, बॉयज़ नहीं रोएंगे। तो ये क्या हो जाता है, ये लैंगिक रूढ़िवादिता का एक उदाहरण हो जाता है। तो ये टीचर को हमें समझाना चाहिए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये चीज़ गर्ल्स करती हैं, बॉय, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल सब बराबर हैं, सभी एक समान है। ठीक है, तो ये किस चीज़ का उदाहरण है, ये लैंगिक रूढ़िवादिता का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मानसिक सोच, कल्पना, मानसिक संज्ञानात्मक किसने दी। इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ लो या फिर ये पढ़ लो कि स्कीमा का सिद्धांत किसने दिया। ये स्कीमा ही है एक तरीके का, ठीक है ना। तो स्कीमा तो जीन पियाजे, हम यही पढ़ते हुए आ रहे हैं, और मैं आपको हर बार यही बताती हूँ। जीन पियाजे से काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं पेपर में, जीन पियाजे से, कोहलबर्ग से, ठीक है ना, जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये, और स्कीमा से तो खैर हर बार पूछा जा रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। बट मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि इस स्कीमा से तो रिलेटेड है, बट बहुत ही घुमाकर जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। बच्चे कहीं कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है। तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि इतना आप लोग को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्कीमा ही है ये, ठीक है ना। तो स्कीमा सिंपल सी बात है, किसने दिया है, जीन पियाजे ने दिया हुआ है। ओके, हम आगे चलते हैं। देखिए, आगे क्वेश्चन बना हुआ है, दिल्ली से जयपुर और उत्तराखंड देहरादून की दिशा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आप लोग मैप को जो है रीड करके जाइए, मैप को अच्छे से पढ़ के जाइए। देखिए, दिल्ली से जयपुर और उत्तराखंड से देहरादून की दिशा इसमें पूछ ली है। अभी पहले पेपर में, पहले शिफ्ट में, इससे पहले जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था गुजरात से, गुजरात की राजधानी गांधीनगर और पटना की राजधानी, ठीक है ना, उसकी दिशा जो है पूछी गई थी। तो जो है आप अच्छे से मैप को देख कर जाइए। नेक्स्ट देखिए, हमारा क्वेश्चन बना था गुड बॉय गुड गर्ल से, क्वेश्चन बना हुआ था हमारा एक, ठीक है ना। एक और हमारा क्वेश्चन बना था कोल्ड डिजर्ट से, ठीक है ना, ठंडा रेगिस्तान से जो है क्वेश्चन बना था। एक हमारा क्वेश्चन बना था दोस्तों, म्यूजिक में यूज होने वाली थिंक, तबला, ढोल, बीन, बांसुरी, एसेस्ट्रा, ठीक है ना। ये बच्चे कह रहे हैं उन्हें क्वेश्चन जो है अभी अच्छे से याद नहीं है कि क्वेश्चन क्या था, बट हाँ उनको ये याद है कि मैम वो म्यूजिक से रिलेटेड था, ठीक है ना। वो म्यूजिक में यूज़ होने वाली थिंग से रिलेटेड था वो क्वेश्चन, जैसे कि तबला है, बैंड है, बीन है, बांसुरी है, इस टाइप का जो है क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, EVS में। हम आगे चलते हैं, तो क्या पूछा गया है। देखिए, इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज ये पूछा गया है। तो ये आप आर्टिकल्स पढ़कर जाइए, ठीक है ना। आर्टिकल्स में ये ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है और ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो मतलब शास्त्रीय भाषा है, ऐसा पूछा गया उसमें। तो ठीक है ना, ये आप क्या है, आर्टिकल्स दिए हैं। मुझे अभी आर्टिकल्स अच्छे से थोड़ा याद नहीं आ रहा है कौन सा है, आप एक बार देख लीजिएगा,
ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए गिफ्टेड चिल्ड्रन के ऊपर जो है क्वेश्चन बना हुआ है हमारा, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट से जो है क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है ना। इंक्लूसिव क्लासरूम से क्वेश्चन बना हुआ है, इंक्लूसिव क्लासरूम, ठीक है ना। ये सारे जो है पेडागोजी है चाहे CDP की, ठीक है। मेटाकॉग्निशन से जो है क्वेश्चन, ये पहले भी अभी मैंने 20 तारीख का पेपर करवाया है आप लोगों को, उसमें भी जो है मेटाकॉग्निशन से क्वेश्चन बना है। और मेटाकॉग्निशन देखिए मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन जो है CDP के जो हमें अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिले हैं, न्यू क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ये रिपीट ज़रूर होंगे। और देखिए मेरा कहना बिल्कुल सही हुआ, ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इसलिए मैं CDP से रिलेटेड जो क्वेश्चन मुझे कुछ भी न्यू पेपर में देखने के लिए मिलता है वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ। रही बात EVS की, तो EVS के क्वेश्चन दोस्तों क्या है, वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। जो रिपीटेड क्वेश्चन है NCERT के वो तो रिपीट हो रहे हैं, बट जो आउट ऑफ सिलेबस पूछे जा रहे हैं वो हमें हर शिफ्ट में कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो मतलब 5-10 नंबर तो EVS के कुछ अलग ही देखने को मिल रहे हैं, हर पेपर में कुछ न्यू ही हमें जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन CDP के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जैसा कि हम यहाँ एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं मेटाकॉग्निशन। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डिसलेक्सिया ये जो बीमारी होती है इससे क्वेश्चन बना है, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन पहले भी कई पूछे जा चुके हैं, तो ये आप अच्छे से जो है पढ़ के जाइए। इससे रिलेटेड और भी जो है बीमारियां हैं उन्हें भी आप पढ़ के जाइए। कोहल वर्ग का टिट फॉर टैट एक कोहल वर्ग का एक सिद्धांत है टिट फॉर टैट, ठीक है ना। ये पूछा है कि टिट फॉर टैट किसने दिया है, तो टिट फॉर टैट दिया है कोहल वर्ग ने, ठीक है ना। तो आप इसको एक बार अच्छे से पूरा डिटेल्स जो है टिट फॉर टैट की आप पढ़ कर जाइए दोस्तों। नीचे चलते हैं। कर्नाटक और केरल के ओशन की साइड जो है हमें पूछी गई है कि किस साइड है ये। तो देखिए ये भी मैप से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो मैप से रिलेटेड अभी हमारी देखते देखते 3 क्वेश्चन आ गए हैं मैप से रिलेटेड। तो बस मैं आपसे यही कहूँगी कि मैप आप ज़रूर देख कर जाइए एक बार इंडिया का। देखिए मैथ से दोस्तों क्वेश्चन बने हुए हैं 5/36, 5/74, 1/8 में स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन से हैं। तो दोस्तों मैथ तो आप लोग देख लीजिए इसको और खुद सॉल्व करके आप इसका आंसर जो है निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। ये फ्रैक्शन को पढ़ने का मेथड कौन सा होता है, ये मैथ पेडागोजी से जो है ये क्वेश्चन बना हुआ है। आगे और भी पूछे गए हैं। एक सर्कल में कितनी सम्मिलित रेखाएं होती हैं, 100 के प्राइम फ्रैक्शन में नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है ना। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा किस टाइप के जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ में। एक वृत्त में कितनी सिमेट्रिकल लाइन खींची जा सकती हैं, ठीक है ना। इनके अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि और लोगों को हेल्प हो सके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा मैथ का ही क्वेश्चन है। 1 से 50 तक अभाज्य युग्मों की संख्या कितनी है। तो देखते हैं किसके आंसर क्या आ रहा है, किसका सॉल्व करने पर, और किसका आंसर सही है किसका आंसर गलत है, ठीक है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या आप लोग का आंसर आया है। तो देखिए हमारा एक और क्वेश्चन है, ये हमारा मैथ का नहीं है, हमारा क्वेश्चन है पानी ठंडा होने का कारण क्या है। इन लोगों ने कारण पूछा है पानी ठंडा होने का। तो सतही क्षेत्रफल ज़्यादा होने पर या वायु की गति कम होने पर, सतही क्षेत्रफल कम होने पर, या फिर वायु की गति कम होने पर, ठीक है ना। ये पूछा गया है। तो इसमें से आई थिंक मेरे हिसाब से तो ए सही होना चाहिए। इसमें मुझे थोड़ा डाउट है दोस्तों, आप लोग और मतलब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर सही क्या होगा, ठीक है ना। मुझे थोड़ा डाउट है इस पर। हम आगे चलते हैं। देखिए चांगबा नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पा होगा। चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो क्वेश्चन है हमारा चांगपा, ठीक है ना। चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों ये चांगपा जनजाति ठंडे रेगिस्तान वाले क्षेत्र पे पाई जाती है। यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर होता है वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो होता है। और ये एक टाइप के टेंट टाइप के घर बना के रहते हैं, जिनको रेवो बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, रेवो, ठीक है ना। और ये एक टाइप की भेड़ पालते हैं, जो ये लोग भेड़ पालते हैं, उन्हीं भेड़ की ऊन से जो है पश्मीना शॉल
बनता है। कौन सा शॉल बनता है दोस्तों? पश्मीना शॉल, ठीक है ना। और ये जो भेड़ को रखते हैं, ये कहाँ पे रखते हैं भेड़ को? ये भेड़ को रखते हैं, सॉरी, ये भेड़ को जहाँ रखते हैं उस जगह को दोस्तों बोलते हैं लेखा। क्या बोलते हैं उस जगह को? लेखा, ठीक है। और ये जो टेंट टाइप के हाउस बना के रहते हैं उसको बोलते हैं रेवो, ठीक है। और ये जो इस टाइप की यहाँ पर जो ठंडे रेगिस्तान वाले क्षेत्र होते हैं, यहाँ ये जनजाति पाई जाती है। और ठीक है, और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो -40 डिग्री टेम्परेचर यहाँ का होता है। और यहाँ की जो भेड़ होती है, जो ये लोग भेड़ पालते हैं, चांगपा जनजाति, वो भेड़ से पश्मीना शॉल बनती है। सिंपल सी बात है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्याजे की मूर्ति नहीं होगा, यहाँ पे मूत्र होगा, ठीक है ना, मूर्त, सॉरी, ठीक है। संक्रियात्मक अवस्था से क्वेश्चन आया था, बायोगोस्टिकी से क्वेश्चन पूछा गया है, आईक्यू से क्वेश्चन बना है दोस्तों, ठीक है ना। देखिए NEF 2020 से क्वेश्चन बना है, ठीक है। NCF 2005 से क्वेश्चन बना हुआ, थीम से क्वेश्चन आया है। देखिए थीम से मैंने आपको बताया, ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है थीम से, तो 6 थीम होती हैं, ठीक है ना। थीम से क्वेश्चन बन रहे हैं काफ़ी, तो आप लोग एक बार EVS मतलब पढ़ के जाइए EVS में। ये देखिए माउंटेन की ऊंचाई पूछी गई है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछी गई है दोस्तों। 8848 जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, 8848 मीटर, है ना। तो अब कहीं कहीं आपको पढ़ने में 49 भी मिलेगा, लेकिन NCERT में जो है 8848 है, ठीक है ना। 8848 है NCERT में, लेकिन कहीं कहीं आपको 8849 भी पढ़ने को मिल सकता है। अगर 9 पूछेगा ऑप्शन में तो 8 नहीं देगा, 8 देगा तो 9 नहीं देगा, ठीक है ना। तो जैसा भी है, माउंटेन की ऊंचाई, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई ये है, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन बना है। सांप के काटने का इलाज मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, इससे क्वेश्चन बना हुआ है। सांप के कांटे का इलाज जो होता है वो सांप के ही जहर से उसकी जो है औषधि बनाई जाती है। समय पर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, किससे रिलेटेड? टाइम से रिलेटेड जो है क्वेश्चन अपना बना हुआ है पेपर में, ठीक है। CCE से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, CCE, ठीक है ना। आप पढ़ के जाइए अच्छे से। आकलन पर प्रश्न बना है, आकलन पर तो प्रश्न 3 शिफ्ट में लगातार बन रहा है, हर बार आकलन से जो है प्रश्न बन रहा है। नेक्स्ट हमारा है, दिशा पर प्रश्न पूछे गए हैं। मैं आपसे बार बार चिल्ला कर कह रही हूँ कि मैप आप पढ़ के जाइए, दिशा से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। व्हाट इज़ द एज ऑफ जेनिटल, ठीक है ना। तो जेनिटल स्टेज एज पूछी गई है, तो ये होती है 12 से मृत्यु तक, ठीक है ना, 12 साल से मृत्यु तक। जननांग जो उम्र होती है, जो आयु होती है, वो कब से होती है? तो 12 से मृत्यु उपरांत तक होती है। क्वेश्चन एक न्यू क्वेश्चन बना हुआ है 23 तारीख के पेपर में। देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, ठीक है ना। संविधान की 8वीं अनुसूची आप लोग पढ़ के जाइए, उसमें कितनी भाषाएं हैं ये आप अच्छे से देख कर जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए हिंदी, तेलुगु, संस्कृत, मलयालम में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो जो हिंदी है हमारी, वो जो है शास्त्रीय भाषा नहीं है, ठीक है ना, शास्त्रीय भाषा नहीं है। भाषा से रिलेटेड अभी अपन को 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए, एक हमें ऊपर देखने को क्वेश्चन मिला था, और ये सारे जो भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये संविधान की 8वीं अनुसूची में आपको जो है पढ़ने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये NCERT रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए ये ऊपर जो जनजाति थी चांगपा जनजाति भेड़ बकरियों को किस में रखती है? देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो चांगपा जनजाति होती है, ये भेड़ बकरियों को जिस जगह पर रखती है उसको लेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? लेखा बोला जाता है। और ये चांगपा जनजाति जहाँ रहती है, टेंट का एक हाउस बना के रहती है, उस हाउस को रेवो बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। और ये जो जिस भेड़ को, ये भेड़ बकरियों को ही पालती हैं, इन्हीं की जो खाल से क्या है, पश्मीना शॉल बनता है,
ठीक है ना। और ये जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये जनजाति पाई जाती है ठंडे रेगिस्तानों में, जहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड दोस्तों होता है, ठीक है ना। हम नेक्स्ट देखिए, बावड़ी किसे कहते हैं, क्वेश्चन बना हुआ है, बावड़ी किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, बावड़ी उसे कहते हैं, एक कुआं होता है जिसमें सीढ़ियाँ होती हैं ना, तो सीढ़ीदार कुआं जो होता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? उसको बावड़ी कहा जाता है। आगे हम चलते हैं। देखिए दोस्तों, एक बालक समाचार पत्र में रोचक फैक्ट जानने के लिए उसे कैसे पढ़ेगा? इसमें बहुत से लोग हैं जो बारीकी से पढ़ेगा पे टिक करेंगे, पर नहीं, क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बालक समाचार पत्र में रोचक फैक्ट जानने के लिए उसे कैसे पढ़ेगा? उसे सरसरी निगाह से पढ़ेगा। इसका करेक्ट आंसर होगा सरसरी निगाह से। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि बच्चे जो रोचक फैक्ट जानते हैं उसके मात्र जो है उसकी हेडिंग जो है पढ़ते हैं, ठीक है ना। हेडिंग आपने देखा होगा, बच्चे अक्सर न्यूज़पेपर का जो सबसे पीछे वाला पेज होता है उसको निकाल के उसमें जो एक्टर्स वगैरह के जो रोचक फैक्ट रहते हैं उनकी हेडिंग सरसरी निगाह से पढ़ते हैं, पूरी उनकी डिटेल्स नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आप लोग को एक एग्जांपल के रूप में बताया है। तो रोचक फैक्ट जानने के लिए बच्चे उसे न्यूज़पेपर को सरसरी निगाह से पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए, बच्चा लिंग को किस उम्र में समझने लगता है? बच्चा लिंग को जो है देखिए 4 वर्ष की उम्र में बच्चा लिंग को समझने लगता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन तो नॉर्मल है, ये हम सबको ही पता होगा। देखिए, लेसन प्लान कब बनाए जाते हैं? लेसन प्लान्स कब बनाए जाते हैं? सिंपल सी बात है कि जब टीचर जो है पढ़ाने के लिए क्लास में घुसती है उससे पहले वो लेसन प्लान बना के अपना तैयार करके लेके आती है कि आज मैं बच्चों को ऐसे पढ़ाऊंगी, आज मुझे बच्चों को ये टॉपिक पढ़ाना है, ये समझाना है, उसी को लेसन प्लान बोला जाता है। वो लेसन प्लान कब बनाए जाते हैं? टीचिंग से पहले। कब बनाए जाते हैं? टीचिंग से पहले। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए, आज का हमारा पेपर बस इतना ही था दोस्तों। तो मैं 30 तारीख का पेपर आप लोग के सामने लेकर आई हूँ, तो आप लोग इसको देखिए। आगे जो पेपर आपके 24-25 तारीख को पेपर हैं और भी आगे जो पेपर हैं उन पेपर को करने में आपको जो है इससे काफ़ी मदद मिलेगी, काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों। मैंने हर शिफ्ट का जो हर दिन का जो पेपर हुआ है डेट बाय डेज मैंने पेपर डाले हुए हैं, तो आप उनको देखिए दोस्तों। और मैंने जो है वीडियो और लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इसमें काफ़ी जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो दोस्तों मैंने इसमें काफ़ी हटाए हुए हैं, क्योंकि बार बार वही रिपीटेड क्वेश्चन कराने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो मुझे नया देखने को मिला है 23 तारीख के पेपर में, वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। और रिपीटेड क्वेश्चन मैंने बिल्कुल ही हटा दिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो बिल्कुल भी दोस्तों मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहती हो, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहती हो, मैं काफ़ी मेहनत करती हूँ क्वेश्चन ढूंढने में। अगर आपको मेरी वीडियो बिल्कुल भी अच्छी लगती हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिएगा। और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए दोस्तों। जिससे क्या है, मैं CTET से रिलेटेड या फिर ऑल एग्ज़ाम जो होते हैं उनसे रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर डालती हूँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके, ठीक है। सत श्री अकाल, थैंक यू।